गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी जो मेंस की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रमुख विशेषताओं को वर्णित करते हुए भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में। तो सबसे पहले हमें किस टॉपिक पे बात करनी है? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के बारे में बताना है। इसके बाद में इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है और लास्ट में भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करनी है। तो इसको हम जब अलग अलग खंडों में बांटते हैं तो प्रमुख 3 टॉपिक पे हमें बात करनी है। सबसे पहले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था ये, और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भूमिका में हम क्या लिखेंगे? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का जो अधिनियम है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु इसकी जो है स्थापना की गई थी। 2008 में ये आया था और लागू हुआ था 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 से। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ से हमें 3-4 पॉइंट ऐसे मिल गए हैं जो प्रीलिम्स के पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? 2008 में आया, 2009 में लागू हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है कि जो इसका न्यायाधीश होता है, कौन होता है? ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि इसके न्यायाधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये तो बात हो गई ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में। दूसरा हमारा पॉइंट था इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें बताना था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएगी? ग्राम न्यायालयों की स्थापना, यानी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा क्या किया गया? ग्राम स्तर पर न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक न्यायालय या फिर 2-3 पंचायतों को मिलाकर उसके स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इससे क्या होगा? जो ग्रामीण जनता है वहां तक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा ग्राम न्यायालयों की स्थापना से। दूसरा, न्यायिक शक्तियां, तो इसको आपराधिक और सिविल दोनों ही न्यायिक जो शक्तियां हैं इसको प्रदान की गई ग्राम न्यायालय को। अगर आपराधिक मामलों की हम बात करें तो आपराधिक मामलों में इसको 2 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार है। किसको? ग्राम न्यायालय को 2 वर्ष तक की सजा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ग्राम न्यायालय की पीठ। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ग्राम न्यायालय की पीठ। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनको गांव तक जाकर क्या करना होगा? गांव तक जाकर न्याय करना होता है। इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्राम न्यायालय की पीठ जिसमें गांव तक जाकर न्यायाधीशों को न्याय प्रदान करना होता है। प्रक्रियात्मक पहलू, तो इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो या तो ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार या फिर उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। कौन? ग्राम न्यायालय। पहला प्राकृतिक नियमों के अनुसार और दूसरा आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार। उच्च न्यायालयों के नियमानुसार। अगला है क्षेत्राधिकार। तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल और आपराधिक दोनों तक होता है। सिविल और आपराधिक।
ये हो जाएगी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की प्रमुख विशेषताएं। इन विशेषताओं को आपको इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में लिख देते हैं तो डायग्राम बना के तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। पहला है ग्राम न्यायालयों की स्थापना, यानी ग्राम न्यायालय अधिनियम जो 2008 आया था उसमें ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, या तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर या फिर 2-3 पंचायतों को मिलाकर उसके द्वारा उनके ऊपर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। दूसरा है न्यायिक शक्तियां, तो इसके अंदर इसको सिविल और आपराधिक दोनों तरह की शक्तियां प्रदान की गई है। अगर आपराधिक वाले मामले की बात करें तो इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान ये न्यायालय कर सकता है। तीसरा है ग्राम न्यायालय की पीठ, यानी गांव तक जाकर इसको न्याय सुनिश्चित करना होता है। अगला है प्रक्रियात्मक पहलू, यानी इसको या तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ये कार्य करेगा या उच्च न्यायालय के नियमानुसार इसको कार्य करना होता है। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्राधिकार, तो इसका जो क्षेत्राधिकार है इसका कहाँ तक इसका अधिकार रहता है, तो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों तक इसका अधिकार रहता है। ग्राम न्यायालय का कानून आता है 2008 में और 2 अक्टूबर 2009 से लागू हो जाता है। अगला हमारा पॉइंट था ग्राम न्यायालयों का महत्व। तो इनका महत्व क्या है? पहला पॉइंट हम लिखेंगे न्याय तक पहुंच। संविधान के अनुच्छेद 39A में कहां पे आते हैं? 39A की अगर हम बात करें तो ये हमारा आता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। नीति निर्देशक अनुच्छेद 39A में राज्य को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें वर्णित है कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से नियुक्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बताया गया है। जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 39A में सभी नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तो उसी के अनुसार राज्य को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है। इसमें वर्णित है कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर, सभी को न्याय के समान अवसर प्राप्त हो और न्याय जो है सुलभ हो, यानी उसमें ज्यादा खर्च ना हो। जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब जनता है, वहां तक न्याय की पहुंच हो सके, इसलिए ग्रामीण स्तर पर न्यायालय स्थापित करने की बात इस अधिनियम में की गई है। दूसरा है शीघ्र न्याय। ग्राम न्यायालय पर भारत विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में आम आदमी को त्वरित, सस्ता और समुचित न्याय प्रदान करने हेतु ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 सामान्यतः विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो यहां से एक पॉइंट और निकल के आ गया, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है किसकी सिफारिशों पर है? ये विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। और विधि आयोग की कौन सी रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की बात की गई? 114वीं रिपोर्ट। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा वहनीय न्याय, यानी जो न्याय है उसको आम जनता वहन कर सके, वो सस्ता भी हो, सुलभ भी हो और आसानी से पहुंच वहां तक बन सके। क्योंकि गांव में रहने वाली जनता शहर में जाकर न्याय प्राप्त करने में उनके लिए जो होता है मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही न्यायालय अगर गांव स्तर तक पहुंच जाते हैं, ग्रामीण स्तर पर, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। गरीबी को यह प्रमुख, गरीबों आएगा यहाँ पे, गरीबों की यह प्रमुख अपेक्षा होती है कि उन्हें उनके निकटतम स्थान पर ही न्याय तक पहुंच उपलब्ध हो। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को त्वरित, सस्ता और समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा। देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसे शब्दों का आपके पास भंडार होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को जब लिख रहे हैं तो वो दिखने में प्रभावशाली लगे। तो वहनीय न्याय में हम क्या लिखेंगे कि गरीबों की यह प्रमुख अपेक्षा होती है
कि उनको एक तो न्याय जो है निकटतम यानी निकट ही उनको मिल जाए, और दूसरा न्याय तक जो पहुंच है वो आसानी से और सस्ती हो। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को त्वरित, सस्ता और समुचित न्याय सुलभ हो सकेगा अगर ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रक्रियात्मक सरलीकरण। हाल के दिनों में सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रियात्मक विधियों का सरलीकरण करके न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसके तहत सुलह और मध्यस्थता जैसे विभिन्न वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को शामिल किया गया है। ग्राम न्यायालय इसी दिशा में एक कदम है। ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिनको सुलह करके भी सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो न्यायालय है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हाल ही के दिनों में सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रियात्मक विधियों का सरलीकरण करके न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कौन कौन से हैं? इसके तहत सुलह और मध्यस्थता, यानी ज्यादातर मामलों को सुलह और मध्यस्थता के मामले के द्वारा विवादों को जो सुलझाने का तरीका है वो सुलह करके या मध्यस्थता करके ही उनको सुलझाया जाए। और इनमें ग्राम न्यायालय जो है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये तो हो जाएंगे इसके प्रमुख महत्व, यानी ग्राम न्यायालय स्थापित करने के महत्व कौन कौन से हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। ग्राम न्यायालय जो 2008 अधिनियम है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से महत्व हैं, दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। ग्राम न्यायालयों ने गरीबी की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और समाज के वंचित वर्गों की सहायता करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्राम न्यायालय की मूल भावना ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आसानी से उनके घर तक नजदीक और निःशुल्क न्याय प्रदान करना है। ऐसे ग्राम न्यायालय आम जनता तक न्याय की जो पहुंच है बढ़ाने के साथ ही समय और धन की बचत करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी जब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिलने लगेगा तो उनके लिए वो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। एक तो उनको गांव से चलकर शहरों तक नहीं आना पड़ेगा, उससे क्या होगा, उनकी समय की भी बचत होगी और दूसरा उनके पैसों की भी बचत होगी और उनको न्याय जो है आसानी से मिल जाएगा। इसी के लिए जो ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 2008 में, ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए, ग्रामीण और गरीब जनता की सुविधा के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और ये किसके तहत कार्य करता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें जो न्यायालय होता है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये 3-4 टॉपिक इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रीलिम्स के कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अधिनियम 2008 में आया है, 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ है और उसके बाद में इसका जो न्यायाधीश होता है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान होता है और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को डायग्राम और पॉइंट्स में लिखें और अगर संभव हो सके तो क्वेश्चन में मैपिंग करने की भी कोशिश करें। इससे आपका क्वेश्चन जो है और भी शानदार बनेगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।